वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों। इस सीरीज में हम 60 सेशन तक जाने वाले हैं, जिसका यह छठवां सेशन है, यानी ये 6th सेशन है। इससे पहले हम 5 सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। हम हर सेशन में 30 क्वेश्चंस लेते हैं, उन पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। जो भी टॉपिक्स आते हैं उन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम रिवाइज करते चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं, जो कि 2004 से 2020 के बीच के हैं। ठीक है। साथ में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी पे मिल जाएगी। वहां आपको बहुत सारे पावरफुल इंसाइट्स मिल जाएंगे। मैंने छोटी छोटी इकोनॉमिक सर्वेस की जो क्लिप डाल रखे हैं आपको वो मिल जाएंगी। वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों को। आपको इंफोग्राफिक्स मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी बहुत सारी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी और बहुत कुछ मिल जाएंगी जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, साथ में हमारी स्टडी को बूस्ट करेगी, हमारी नॉलेज को बूस्ट करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एडम स्मिथ का संबंध किससे है? एडम स्मिथ का संबंध है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से। यानी ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये सारी जो है वो ट्रेड थ्योरीज हैं, और एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी ट्रेड थ्योरी दी थी। कहा था कि कंट्रीज के मध्य तभी ट्रेड होगा जब उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त होगा। डेविड रिकार्डो आते हैं 1817 में, 1817 में आते हैं और ये कहते हैं नहीं देखो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा तभी ट्रेड होगा। ओहलिन आते हैं 19, अब इनकी मैं डेट बता देता हूँ, 1919 से 1939 तक। ठीक है, यानी 1919 से 1939 के बीच में हिक्सर और ओहलिन दोनों लोग आ जाते हैं और इन्होंने दिया फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। कहा कि जब जहां पर फैक्टर एंडाउमेंट ज्यादा होगा वो उस बेसिस पर ट्रेड करेंगे। यानी अगर वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, वो कैपिटल अबाउंडेंस होंगे तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे और उसी को बनाएंगे। और अगर वो लेबर इंटेंसिव लेबर अबाउंडेंस कंट्री होगी तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगी और उसको वो बेचेगी। आईवी कार्विस आते हैं, अभी तक हमने आईवी कार्विस की बात नहीं की थी। आईवी कार्विस ये 1956 में आते हैं और इनकी थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं, अवेलेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, डॉक्ट्रिन यानी प्रिंसिपल यानी थ्योरी। अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन के अनुसार कहते हैं कि थ्योरी जो है ये अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन में ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है और नॉन अवेलेबिलिटी है यही डिसाइड करेगी कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होगा कि नहीं होगा। ये कहते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है वो 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तीसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और चौथा होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अवेलेबिलिटी जो है 4 चीजों पर डिपेंड करती है, आईवी कार्विस कहते हैं। तो यहां कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यानी यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहीं पर मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एन इंफीरियर गुड्स इनकम कंजप्शन कर्व एंड एंजल कर्व्स आर। इंफीरियर गुड्स के लिए जो इनकम कंजप्शन कर्व होगा और एंजल कर्व होगा ये कैसे होंगे? पॉजिटिवली स्लोप्ड होंगे, निगेटिवली स्लोप्ड होंगे, आर द सेम। इनकम कंजप्शन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा और एंजल कर्व निगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो देखो पहले इंफीरियर गुड्स समझते हैं। इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके लिए जो इनकम इफेक्ट होता है और जो प्राइस इफेक्ट होता है ये दोनों नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी अगर एक इंफीरियर गुड्स का मैं एग्जांपल लूँ, मोटा अनाज यानी घटिया चावल। अगर घटिया चावल आप पहले खाते थे जब आपकी इनकम कम थी, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा? आप घटिया चावल से अच्छे चावल की ओर मूव कर जाएंगे। यानी यहाँ पे इनकम आपकी बढ़ने से क्या हुआ? इंफीरियर गुड्स यानी घटिया चावल की डिमांड में कमी आ गई, इसके कंजप्शन में कमी आ गई। इसलिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के लिए। प्राइस इफेक्ट भी निगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के लिए, जबकि गिवन गुड्स के लिए ये पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड्स के लिए प्राइस नेगेटिव मतलब क्या? जैसे जैसे इंफीरियर गुड्स का प्राइस यानी घटिया चावल का प्राइस जब बढ़ जाएगा तो आप उसका कंजप्शन और मतलब कम ही कर दोगे, सिंपल से। इसीलिए इसे जो है प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। आते हैं इनकम कंजप्शन कर्व पे। इनकम कंजप्शन कर्व क्या शो करता है? इनकम कंजप्शन कर्व दिखाता है वेरियस लेवल ऑफ इनकम और कांस्टेंट प्राइस के मध्य संबंध को बताता है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ये वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ये क्या है? इनकम लेवल I1 I2 I3 है, बजट लाइन इसको कहते हैं। और क्या है? कांस्टेंट प्राइस के मध्य संबंध अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ गुड x ले लेते हैं और यहाँ गुड y ले लेते हैं। x एक्सिस पर गुड x और y एक्सिस पर गुड y। ये क्या है? IC कर्व है, IC2 IC3। ठीक है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये सब आप जानते हैं। और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये ग्राफ बनेगा, इसको कहते हैं हम ICC यानी इनकम कंजप्शन कर्व। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि
यहाँ गुड एक्स इंफीरियर गुड है कि गुड वाई इंफीरियर गुड है, तो आप ग्राफ को देखकर समझ के बताएंगे कि यहाँ गुड वाई इंफीरियर गुड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, गुड वाई के कंजम्पशन को पहले इतना करते थे, फिर उससे कम करने लगे, फिर उससे भी कम करने लगे, यानी गुड वाई के कंजम्पशन को आप क्या कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं। यानी यहाँ गुड वाई क्या है, वो इंफीरियर गुड है। यानी इंफीरियर गुड्स के लिए जो आईसीसी कर्व कैसा होता है, यानी आईसीसी कैसा होता है, यानी इनकम कंजप्शन कर्व कैसा होता है, निगेटिवली होता है, निगेटिवली स्लोप्ड होता है ना, तभी तो देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ी आईसीसी कर्व क्या हुआ, एक्स एक्सिस की तरफ झुकता चला गया। अगर हम इसे थोड़ा उल्टा बना दें, यानी हम यहाँ पर एक्स गुड्स को क्या करें, इंफीरियर मान ले और वाई गुड्स को नॉर्मल गुड्स मान ले, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इनकम लेवल हो गई। अब यहाँ पे ऐसे चल रहा था, ये ऐसे बनाएंगे आईसी कर्व और इन पॉइंट्स को अब मिलाएं तो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है आईसीसी। यानी ये भी, यानी यहाँ क्या वाई गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड है, और एक्स गुड क्या है, ये इंफीरियर गुड है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ी एक्स गुड का देखो कंजप्शन क्या होगा, घटता चला जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे? अगर हम इन दोनों को साथ में मिलाकर बना दें, इन दोनों को साथ में मिलाकर बना दें तो क्या होगा, ये कब का है, ये तब है जब वाई गुड जो है वो इंफीरियर गुड मानी थी, और ये कब कर होगा आईसीसी, तब जब एक्स गुड इंफीरियर गुड मानी थी, और ये जो होगा इसके बीच में जो जाएगा यहाँ पे ये नॉर्मल गुड्स के लिए होगा। ठीक है, यानी जो इनकम कंजप्शन कर्व होता है वो इंफीरियर गुड्स के लिए कैसा होता है, वो निगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब आते हैं हम एंजल कर्व की बात करते हैं। एंजल कर्व क्या शो करता है, एंजल कर्व जो है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और लेवल ऑफ इनकम के मध्य क्या करता है, संबंध बताता है। यानी आपका लेवल ऑफ इनकम कितना है उस बेसिस पर आपकी क्वांटिटी क्या है कमोडिटी की, यानी किस बेसिस पर आप कितने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर ये ईसी है, यानी अगर मान लिया आपकी वहाँ पर इनकम y1 थी तो आप यहाँ पर Q1 कमोडिटी को यूटिलाइज कर रहे थे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपकी इनकम बढ़कर y2 हो जाती है तो आप यहाँ पर Q2 कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतनी क्वांटिटी को आप लेते हैं, और इन दोनों को जब पॉइंट को मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट को, तो उसे कहते हैं हम आईसी कर्व, और ये आईसी कर्व नॉर्मल गुड्स के लिए। अब हम आईसी कर्व बताते हैं इंफीरियर गुड्स के लिए और लग्जरी गुड्स के लिए, क्योंकि जो आईसी कर्व का स्लोप होता है वो नेचर ऑफ कमोडिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम लग्जरी गुड्स की बात करें तो लग्जरी गुड्स के लिए जो आईसी कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ये यहाँ से बनेगा, यहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यानी अगर आपकी इनकम यहाँ पर I1 थी तो आप क्या करेंगे, यहाँ Q1 का कंजप्शन कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम यहाँ बढ़ी तो आप कंजप्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यानी लग्जरी गुड्स के लिए जो आईसी कर्व ईसी कर्व होता है, एंजल कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है फॉर लग्जरी गुड्स। और अगर हम इंफीरियर गुड्स के लिए बनाएं इसको, जो इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा जो पूछ रहा है, तो ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है या निगेटिवली स्लोप्ड होता है। यानी जब आपकी इनकम यहाँ कम थी तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे इंफीरियर गुड्स का, और जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप यहाँ कम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ये बैकवर्ड बेंडिंग हो गया फॉर इंफीरियर गुड्स। तो यहाँ जो आंसर सही हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस्ड ऑन द रोल ऑफ मनी एज, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो रोल ऑफ मनी को किस तरह देखते हैं, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि जो मनी है वो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कुछ नहीं है, यानी मनी का किसी भी प्रकार से कंट्री के एम्प्लॉयमेंट और इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे मैं यहाँ मनी के फंक्शन की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि मनी के 4 फंक्शन होते हैं, और मैंने कहीं इसको पढ़ा था, एक राइमिंग वर्ड बहुत अच्छा है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। क्या मैंने कहा, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। यानी मनी के 4 फंक्शन होते हैं, एक मीडियम के रूप में, एक मेजर के रूप में, एक स्टैंडर्ड के रूप में, और एक स्टोर के रूप में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक, द LM शेड्यूल विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। तो आप जानते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं होगा, क्योंकि LM कर्व कैसा होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है LM कर्व। क्यों, LM कर्व क्या करता है, मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और जो IS कर्व होता है वो गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर आपने मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का इंटरेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये LM शेड्यूल पढ़ा होगा। यानी जब E इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, ठीक है, तब ऐसे होता है LM कर्व,
और नॉर्मली ऐसे होता और ये ऐसे, यानी इस कंडीशन में जिसको हम किन्सियन रेंज कहते हैं, उस समय जो ई इज होता है यानी इलास्टिसिटी ऑफ, यानी जो डिमांड फॉर मनी होती है वो परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, यानी ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। और इस कंडीशन में क्या होती है, यानी ये यहाँ कंडीशन में क्या होती है, यहाँ ई इज लेस देन इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन जीरो होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, ई इज इक्वल टू जीरो, यानी इस कंडीशन में जो डिमांड फॉर मनी होता है वो परफेक्ट इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है, यानी इस कंडीशन में एलएम शेड्यूल कैसा होगा, वो वर्टिकल लाइन होगा। किस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वो ई इज जब परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होगा। और अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब या तो ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी से ज्यादा हो, यूनिटी से कम हो, या यूनिटी हो। ठीक है, तो यहाँ क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैलकुलेटिंग द बियोंसी ऑफ टैक्स वी कंसीडर। बियोंसी ऑफ टैक्स मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस। टैक्स बेस किसे कहते हैं, टैक्स बेस ऐसे लीगली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिन पर हम टैक्स इंपोज करते हैं, यानी ऐसे लीगली डिफाइंड, यानी इनको लीगली डिफाइन किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है जिन पर हम टैक्स इंपोज करेंगे। जैसे इनकम, जैसे इनकम पर टैक्स इंपोज की जाती है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, टैक्स बेस को रिफर करते हैं। और बियोंसी ऑफ टैक्सेशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, यानी पहले इतने लोग टैक्स देते थे, अब इतने लोग टैक्स देते हैं, अब इतने लोग टैक्स देते हैं, यानी टैक्स बेस का एक्सपेंशन। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ के परसेंटेज को जीडीपी ग्रोथ रेट के परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट के परसेंटेज से हम इसको जब डिवाइड करते हैं तब हमको मिलता है बियोंसी ऑफ टैक्सेशन, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट से यदि टैक्स रेवेन्यू रेट में ग्रोथ ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि वहां जो टैक्स है वो बियॉन्ड टैक्स है। यानी अब अगर जीडीपी ग्रोथ 5% है, ठीक है, और जो टैक्स ग्रोथ रेट है वो 15% है, तो जो बियोंसी ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा वो 15/5 यानी 3% का हो जाएगा। ठीक है, यानी 3% का बियोंसी ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा वहां पे। बात समझ में आई आपको। अब यहां बात आती है कि बियोंसी ऑफ टैक्सेशन में ये कब बढ़ सकता है, कब घट सकता है। तो इसमें एक आता है डिस्क्रिशनरी चेंजेस और एक आता है ऑटोमेटिक चेंजेस। ऑटोमेटिक चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जब गवर्नमेंट ने कुछ ना किया हो फिर भी टैक्स बढ़ जाता हो, यानी ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे हम कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत इफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी में चेंजेस नहीं किए फिर भी टैक्स बेस यानी टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। और डिस्क्रिशनरी चेंजेस कैसे हैं, ऐसे चेंजेस यानी जब गवर्नमेंट क्या करे, टैक्स रेट बढ़ा दे, जब टैक्स रेट बढ़ा देगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बाद में क्या होगा, बियोंसी ऑफ टैक्सेशन ज्यादा आएगा। या गवर्नमेंट क्या करे, नए टैक्स लगा दे, कोई नए कर लगा दे, यानी पहला क्या मैंने बताया, अगर हो सकता है गवर्नमेंट कोई टैक्स रेट बढ़ा दे, टैक्स स्लैब में वृद्धि कर दे, तो हो सकता है टैक्स स्लैब में कमी कर दे और ज़्यादा लोगों को उसके अंतर्गत ले आए, तो हो सकता है टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाए। हो सकता है कि ये नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दे तो आपका टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ सकता है। या इसने जो कंसेशन दे रखा था, जैसे कुछ लोगों को पहले से कि होता नहीं सब्सिडी दे रखते हैं कि आप इतने % आपकी छूट है, उसको गवर्नमेंट क्या करे, विड्रॉ कर ले, यानी उसको खींच ले वापस, तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। या ये क्या करें कि नए नए लोगों को टैक्स रेट घटाकर और लोगों को उसमें शामिल कर लें तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी चेंजेस हैं। तो जब बियोंसी ऑफ टैक्सेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें हम डिस्क्रिशनरी चेंजेस को और ऑटोमेटिक चेंजेस दोनों को लेते हैं, यानी यहाँ बोथ ए एंड बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज suits the data best if the objective is to assess the distribution of values, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, क्रिटोसिस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू को शो करना है तो मीडियम एक पोजिशनल एवरेज है, ठीक है, तो यहां पे मीडियन सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, और मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा से निकालने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज को निकालना है हमको, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ मीडियम को सबसे अच्छा यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध इनमें से किससे है, तो इनमें से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध अनसर्टेन इवेंट से है, यानी अनसर्टेन यानी अनिश्चित घटनाओं से है। मीन का संबंध क्या है, सिंगल वैल्यू
टू रिप्रेजेंट, यानी फर्स्ट का टू कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन में फर्स्ट का टू दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन का संबंध किससे है? सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट, यानी बहुत सारे डेटा दिए, उन सबको क्या करेंगे? डिवाइड करके एक सिंगल वैल्यू निकाल लेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऐसे अगर मैं बन गया तो बहुत अच्छे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल विद द ऑलमोस्ट टोटल एरिया विथ एम प्लस माइनस सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा, जो कि प्लस माइनस 30 होता है, यानी देखो ये पूरा एरिया हो जाता है इसमें। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, तो ये बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें पूरा एरिया को हम कवर कर लेते हैं। लास्ट में आता है सैंपल क्या है? मिनी रेप्लिका ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज इन रिकार्डोज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी अराइजेस ड्यू टू। 1817 में रिकार्डो आया कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी लेकर। इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के कारण होगा, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्यों होगा? वो लेबर कॉस्ट डिफरेंस के कारण होगा। अलग कंट्री में लेबर कॉस्ट अलग होगा, अलग कंट्री में लेबर कॉस्ट अलग होगा, इसलिए उसमें डिफरेंस पैदा होगा और हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज प्राप्त होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पर डिफरेंसेस इन द फैक्टर एंडाउमेंट, फैक्टर अबाउंडेंस डिफाइन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस। तो ये जो दो ऑप्शन है ये हिक्सर-ओवलिन की थ्योरी में ट्रेड का कारण बनती हैं, यानी फैक्टर अबाउंडेंट या फैक्टर एंडाउमेंट ही जो हिक्सर-ओवलिन की एचओ थ्योरी है, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है, उनमें ये कारण बनता है टैक्सेस का, ठीक है, जो 1939 से या 1919 से 1939 के बीच में ये थ्योरी डेवलप हुई, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HDI इंटरेस्टेड विद रेफरेंस टू। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जब इनका नाम आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तो हमें याद आता है महबूब उल हक का नाम, जिन्होंने 1990 में ये इंडेक्स दिया था, और इसको UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, दूसरा होता है इसमें रियल GDP पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या इसको हम कहते हैं इनकम, और तीसरा होता है एजुकेशनल नॉलेज इंडेक्स, जिसको हम 2 भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है एडल्ट लिटरेसी और एक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब एक साल के अंतर्गत कितने लोगों ने स्कूल्स में अब रजिस्ट्रेशन कराया, यानी कितने लोग पढ़ने के लिए नाम लिखवाने गए स्कूल में। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और मैं साथ में आपको बताता हूँ जो HDI की वैल्यू होती है, HDI की वैल्यू वो होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। यानी अगर HDI की वैल्यू 0 से 0.499 के बीच में है तो हम उसे कहते हैं लो लेवल HDI, यानी वो उन कंट्रीज को क्या कहेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो कंट्री पीछे रहेंगे, यानी लो लेवल पे मानी जाएंगी। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 0.5 से 0.799 के बीच में है तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियम लेवल ऑफ HDI। और अगर HDI की वैल्यू 0.8 से 1.0 के बीच में है तो उसे हम कहते हैं हाई लेवल ऑफ HDI। अब अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में कहाँ है, देखो इंडिया की जो HDI वैल्यू है ना वो 0.431 से 0.647 के बीच में है, यानी इंडिया जो है वो लो लेवल और मिडिल लेवल के बीच में आता है, लो लेवल और मिडिल लेवल के इंडिया बीच में आता है। इंडिया की जो 2019 की रैंकिंग है HDI को जो UNDP द्वारा जारी की गई है वो 129th है आउट ऑफ 189 में, यानी 189 में 129th रैंक है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Keynesian system speculative demand for money arises because of uncertainty of future interest rate, unexpected expenditures to bridge the gap between income and eventual expenditures, या relationship between changes in the interest rates and bonds। देखो कीन्स का जो स्पेकुलेटिव डिमांड है, कीन्स कहते हैं कि मनी की डिमांड 3 चीज़ों के कारण होती है। कौन कौन सी चीज़ें, 3 मोटिव्स के कारण होती है। कौन कौन सी मोटिव होते हैं? पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, और जो ट्रांजैक्शन मोटिव्स के कारण मनी का डिमांड होता है वो फंक्शन होता है किसका? इनकम का। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी मोटिव, और वो भी जो है फंक्शन होता है किसका? इनकम का। लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड होता है, स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, वो फंक्शन होता है इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो जो कीन्सियन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है ये इसलिए अराइज होती है क्योंकि एक तो पहला है अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, इसकी अनसर्टेनिटी का जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। दूसरा
रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की प्राइजेस में विपरीत संबंध होता है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बॉन्ड की प्राइजेस गिर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए भी ये क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड में बड़ा विपरीत संबंध होता है, इसलिए भी यहाँ पे कीन्स का स्पेकुलेटिव डिमांड जो है मनी के कारण बढ़ जाती है। यानी 1 और 4 किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में 1 और 4 है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, गिफेन पैराडॉक्स रेयरली ऑकर्स इन द रियल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। गिफेन पैराडॉक्स यानी क्या, देखो पैराडॉक्स किसको कहते हैं, पैराडॉक्स हम ऐसे कहेंगे कि जो नियम है उसके विपरीत चीजों, यानी जिनका हम सोल्यूशन ना पाएं। देखो अमूमन क्या होता है, जब कोई गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, गिर जाता है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल लागू होता है। यानी किसी गुड्स की प्राइस लगातार बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, लगातार गिरेगी। लेकिन गिफेन गुड्स के संबंध में ऐसा नहीं था। गिफेन गुड्स वर्ल्ड वार 2 के समय में ये गुड्स जो है इन्वेंट की गई थी, या कहिए इस समय वो मतलब सामने आई थी हमारे, कि उस समय क्या था, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रही थी, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रही थी उन गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रही थी उन गुड्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी, तो उनको हम कहते थे गिफेन गुड्स। और गिफेन गुड्स के लिए जो इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट वो होता है नेगेटिव, लेकिन जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो रीजन क्या है, इंफीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच इज सुइटेबल सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। इंफीरियर गुड्स उन्हें कहते हैं जिनके लिए सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इंफीरियर गुड्स तो ऐसे कहते नहीं, इससे पहले हमने इंफीरियर गुड्स के बारे में आपको डिटेल में बताया कि इंफीरियर गुड्स किसको कहते हैं। तो यहाँ ए तो सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगी। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यानी अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन and individual level of consumption depends not just on current income but also on long run expected earnings। बिल्कुल सही बात है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जिसको कि 1950 में मोदी, गिलियानी, ब्लूमबर्ग एंड एंडो ने मिलकर दिया था, उनकी जो है इसको क्या कहते हैं, जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ना, उनकी ये वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजप्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन को वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। और उनका कहना बिल्कुल सही था कि एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजप्शन डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन जस्ट करंट इनकम बट ऑल्सो ऑन लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स। यानी उनका फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर वाई अपॉन टी। यहाँ सी क्या है, कंजप्शन है, डब्ल्यू क्या है, वेल्थ है, आर क्या है, रिटायरमेंट एज फ्रॉम नाउ, और जो वाई है वो एक्सपेक्ट टू अर्न इनकम, और टी क्या है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेशन है कि हम इतने ही साल जिएंगे, ठीक है। दूसरा क्या रीजन क्या देखा है, इंडिविजुअल्स आर अज्यूम टू प्लान अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर लाइफ टाइम। बिल्कुल ये भी सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम अगर बना दूं आपके लिए, तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन या वेल्थ थ्योरी ऑफ कंजप्शन का ये डायग्राम है, जिसमें ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे तो डायग्राम बनता है ना, ये इनकम हो जाएगा, ये वेल्थ हो जाएगी आपकी, यहाँ कंजप्शन हो जाएगा, ये आपकी जो डिस सेविंग हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये रिटायरमेंट, यहाँ से आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी इनकम बंद हो जाती है, यहाँ से डिस सेविंग स्टार्ट हो जाती है, और ये आपकी क्या है, सेविंग है। बात समझ में आई। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी डी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाना चाहिए, और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन और रीजन। इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाई मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल इफेक्टिव डिमांड हम बढ़ा सकते हैं, यानी कुछ बड़े लोगों के पास अगर इनकम होगी, उसको अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट सही से कर दें और उसको हम छोटे छोटे लोगों तक पहुंचा दें, तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर इक्विटेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बढ़ा देंगे तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाएगी, यानी असर्शन तो पूरी तरह सही है। रीजन देखो, 30 और 40 एंटिटीज विथ income averaging between 1 lakh and 5 lakh would create much more effective demand than a single entity having income of 10 lakh a year। बिल्कुल सही बात है इसमें, बात समझो आप।
मान लिया कोई एक कंपनी है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं और उसने एक जगह पर उसे इन्वेस्ट किए, एक कोई नगर था उस पर इन्वेस्ट किया और इतनी एरिया में 10,000 या 20,000 लोग रहते हैं, उन तक इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, उन्हीं तक ये सारा जो है माल सप्लाई कर रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये केवल इतनी एरिया में ही तो बढ़ा। अगर यहीं से 30 से 40 लाख और 30 से 40 लोग यानी 30 से 40 एंटिटीज मिल जाएं और किसी ने यहां पर किया जहां 10,000 लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, कुछ लोगों ने यहाँ किया, कुछ लोगों ने इस साइड किया, वहाँ पे 10-10 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया उन्होंने, कुछ लोगों ने यहाँ दिया, तो इससे क्या होगा, वो मतलब बैलेंस्ड ग्रोथ होगा वहाँ पे, यानी सभी एरिया में विकास होगा। और जबकि इधर क्या होगा, अगर यहाँ इन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किए तो बाकी अन्य क्षेत्र क्या है वो डिप्राइव रह जाएंगे, और जबकि 30 और 40 एंटिटीज अगर मिलकर 1-1 लाख रुपए सब जगह इन्वेस्ट करती हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पा जाएंगे और इनको इनकम होने लगेगी। तो यहां भी असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन और रीजन का ये भी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, K upon L यानी कैपिटल अपॉन लेबर रेशियो विल एडजस्ट थ्रू द टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम रेशियो। बिल्कुल सही, जो कैपिटल और लेबर रेशियो है वो टाइम के साथ साथ इक्विलिब्रियम रेशियो में वो मतलब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या दे रखा है, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर द वेरिएबल, ठीक है। देखो, इन द केस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन द टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। बात समझ में आ रही है आपको, यानी अगर हम वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें, वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी प्रोडक्शन फंक्शन का वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें, तो जो टेक्निकल कोफिशिएंट होता है वो वेरिएबल होता है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यहां पर बात सही है, यानी अगर टेक्निकल कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ लो, सपोज करो कि 20 वर्कर्स जो है मिलकर 20 वर्कर्स मिलकर वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 20 वर्कर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा टेक्निकल कोएफिशिएंट 20/100, 20/100 यानी 0 कट जाएगा, 1/5 यानी लेबर कैपिटल रेशियो कितना आ जाएगा, 1/5 का आ जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी यहाँ असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन और रीजन का ये भी क्वेश्चन है। असर्शन, इन्वेस्टमेंट हैज आल्सो अ सप्लाई इफेक्ट, रीजन बिकॉज इट रेजेस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट के पास भी सप्लाई इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि जब देखो जब कैपिटल को ज़्यादा हम इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में तो ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, और जब ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको, जब ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे यानी हम क्या किए, सप्लाई इफेक्ट में क्या होता है, जब प्राइजेस बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। क्यों, क्योंकि नए नए इन्वेस्टमेंट्स आने लगते हैं प्रॉफिट के चक्कर में, कि प्राइस बढ़ रही है यानी इस गुड्स की डिमांड बढ़ रही है और इसलिए इस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ा दो। और जब ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैपिटल आता है तो क्या करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ भी रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, both A and R are the correct explanation, correct and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी assertion और रीजन के ही क्वेश्चन है। assertion क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड वाज फाइनली गिवन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। बिल्कुल, गोल्ड स्टैंडर्ड को हमने रिमूव किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था 1944 से 1971 के बीच, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था ना, उसी के बाद से यहाँ पर क्या किया गया था, डॉलर को पैक कर दिया गया था गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड से जो डॉलर को जोड़ी गया था और डॉलर को रिजर्व करेंसी बना दी गई थी। बाद में डॉलर ने इसको मतलब अमेरिका ने इसका विरोध किया था तो हटाया भी गया था, ठीक है। उसके बाद ही वो टनल वाला कॉन्सेप्ट आया था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है। गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया था, यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के तहत 1944 में। रीजन क्या देखा है, कंट्रीज हैड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होते हैं,
तो ठीक है, वो बात अलग है, ये बात अलग है। यानी एजर्सन तो यहाँ सही है, लेकिन जो है रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एजर्सन की व्याख्या नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अरे भाई अलग अलग कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होते हैं, इसका इसके साथ क्या संबंध है, कुछ नहीं ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरियंस द टेस्ट टू बी अप्लाइड। इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा है। इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जब हमको कैलकुलेट करना होता है उस समय हम क्या करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये फिशर द्वारा दिया गया था। देखो मैं अपने यहाँ आपको चारों के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स टी टेस्ट, इसको हम टी टेस्ट भी कहते हैं या स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं। इसको 1908 में विलियम सेली गॉसेट ने दिया था। किसने दिया था? विलियम सेली गॉसेट ने भी दिया था। इसको हम पेन नेम क्या कहते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। इसका यूज कब करते हैं, जब सैंपल साइज 30 से कम हो या जब वेरिएंस जो है वो अननोन होता है तब, या जब पॉपुलेशन पैरामीटर नॉर्मल होता है उस समय हम करते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज। आते हैं हम फिर इधर जेड डिस्ट्रीब्यूशन पर। जेड डिस्ट्रीब्यूशन को किसने दिया था? जेड डिस्ट्रीब्यूशन को भी फिशर ने दिया था, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी फिशर ने दिया था। इसका यूज हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन, इसको लार्ज सैंपल साइज के, इसको लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं जेड टेस्ट को, और जब जो सैंपल है उसका साइज 30 से ज़्यादा होगा तब हम जेड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जब 0 होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। पॉपुलेशन वेरिएंट जो होता है वो नोन होता है तब हम इसका यूज यहाँ पे करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन का। बात समझ में आ रही है? इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन सीरीज में ये पूरा कराया है। आप 10 क्वेश्चन सीरीज को मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको आप फॉलो कर लीजिए। अगर उसे फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं और बहुत बेसिक टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन भी कर रखा है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, वेरिएंस रेशियो टेस्ट कहते हैं इसको क्या कहते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन को? वेरिएंस रेशियो टेस्ट। यानी S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है? वेरिएंस कहलाता है। तो जो वेरिएंस रेशियो होता है वो, जो वेरिएंस रेशियो होता है एक्चुअली वो इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंसेस को बताता है। ठीक है, तो यहाँ एफ डिस्ट्रीब्यूशन आंसर सही होगा आपका। अब आता है काई स्क्वायर टेस्ट। देखो जो ये स्टूडेंट टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ठीक है, ये जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, और जेड टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जेड टेस्ट जो है इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, और इसका यूज कब किया जाता है? टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। और इसका यूज तब किया जाता है जब n की वैल्यू 50 से ज़्यादा होती है, यानी जो सैंपल साइज हो 50 से ज़्यादा होता है। मतलब जितना मुझे अभी याद आ रहा था मैं खटाखट आपको बताता गया हूँ। आप एक बार अपनी नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीम। ये स्कीम बड़ी कठिन थी, इसको मुझे एक को सर्च करना पड़ा, मतलब क्वेश्चन में निकाल कर। अब बात समझो यहाँ पर EAS, मैं इससे पहले जानते हो ES में सर्च करा था, EAS में ईस्ट एशिया समिट सर्च कर गया था। बाद में पता चला नहीं ये तो इंडियन की स्कीम की बात करी, तो हम आए नहीं, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम की बात हो रही, जिसको 1993 में जारी किया गया था। JRY यानी जवाहर रोजगार योजना, इसको स्टार्ट किया था 1989 में। ठीक है, ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको स्टार्ट किया गया था 1790 में। यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था। और जो RLEGP है यानी रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, इसको 1980 से 81 के बीच में स्टार्ट किया गया था। एक्चुअली जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया था RLEGP के द्वारा, यानी रूरल लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दैट लॉन्चिंग ऑफ दीज स्कीम। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इसलिए इसको आप एक एक स्कीम को बहुत डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के एक्सटेंशन है। जैसे जब JRY की बात करी जाती है तो JRY को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम,
को मिलाकर बनाया गया था। बात समझे। बाद में 1999 में इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और 2001 में इसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इन्हीं योजनाओं के बार बार नाम बदलकर थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये, यानी 2 ट्राइसेम, फिर RLEGP, उसके बाद थर्ड आपका JRY और फिर EAS यानी लास्ट वाला, यानी सबसे पहला वाला, ठीक है, यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले कौन आया होगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, तो वहाँ कमोडिटी मनी थी, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल है, मुझे चावल चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, तो आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, वहाँ कमोडिटी मनी था। उसके बाद आया मेटालिक मनी, यानी सोने चांदी के सिक्के बनने लगे, ठीक है, यानी पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2, यानी सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि और किसी में मिल नहीं रहा। उसके बाद आया पेपर मनी और फिर आया चेक यहाँ पे, ठीक है, पेपर मनी के बाद कौन आया, चेक आया, यानी यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 12 व्हाइट बॉल्स, 8 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 12 व्हाइट बॉल्स, 8 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स इन द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और व्हाइट, आइदर रेड और व्हाइट, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास जो व्हाइट बॉल है वो कितनी है, 12 है, ठीक है, आपके पास रेड बॉल कितनी है, वो 8 है, आपके पास ग्रीन बॉल कितनी है, वो 5 है। क्या कह रहा है, या तो टोटल बॉल आपके पास कितने, टोटल आउटकम या टोटल बॉल कह लो आप इसको, टोटल आउटकम मैं कहता हूँ उसको, ठीक है, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, यानी कितने में से हमको बॉल निकालनी है, एक बास्केट में है ना, तो 12 + 5 यानी +8 + 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी टोटल आउटकम कितना हुआ, 25 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि अगर हमें एक बॉल उसमें से निकालनी है तो क्या संभावना है कि वो लाल होगी या सफेद होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रेड प्लस व्हाइट बॉल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम, तो रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल अभी आपने देखी 8 है, और व्हाइट बॉल कितनी है, वो है 12, और अपॉन टोटल कितने में से निकालना है, 25, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 20/25, आंसर सही हो जाएगा आपका 20/25। अगर केवल व्हाइट बॉल पूछा होता, सपोज केवल व्हाइट बॉल पूछा होता आपसे कि व्हाइट बॉल के निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, तो वो हो जाता 12/25, ठीक है। अगर पूछे होते केवल रेड बॉल की तो 8/25, अगर केवल ग्रीन बॉल की पूछे तो 5/25, बात समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द सीक्वेंसिंग प्रोसेस ऑफ सुम्पीटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज, सुम्पीटर, जोसेफ एलियोस सुम्पीटर ने 1911 में एक थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और बिजनेस साइकिल भी इन्होंने दिया था 1939 में। जब सुम्पीटर की जहां जहां बात आती वहां हम इनोवेशन को तुरंत लेकर खड़ा कर देते सामने। सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, कहा था सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पे नो इंटरेस्ट रेट, नो सेविंग, नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉफिट, नो इन्वॉल्वेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ भी नहीं। सर्कुलर फ्लो यानी एक बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन, और उस स्टेबल सिचुएशन से हमें क्या करना है, बाहर निकलना है। वैसे मेरे पास इसकी नोट्स है, मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अनुराग एजुकेशनल एकेडमी टाइप करके सर्च करिए और वहीं से उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो सुम्पीटर कहते हैं कि सर्कुलर फ्लो को हमें तोड़ना है, उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक ऐसा इनोवेशन होगा जो सक्सेसफुल हो जाए। कोई इनोवेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो सर्कुलर फ्लो को तोड़ेगा। सर्कुलर फ्लो जब टूटेगा तो जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उस टेक्नोलॉजी या जो इनोवेट हुआ चीज़ उसको लेकर वो फिर से इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करेंगे, और उसके लिए चाहिए उनको पैसा, तो उस पैसा कहाँ से लेंगे, वो बैंक क्रेडिट से, ठीक। और जब ये बैंक क्रेडिट से एक इंडस्ट्री स्थापित होगी, 2 इंडस्ट्री स्थापित होगी, जैसे ही इनोवेशन पॉपुलराइज होगा, वैसे ये कहते हैं सुम्पीटर कि ये जो इनोवेशन वो 100% लागू नहीं होता है, लेकिन जैसे ये पॉपुलर होगा वैसे इसको स्वॉर्म लाइक क्लस्टर, यानी जैसे चींटियों का जैसे वो होता है ना झुंड चलता है, ठीक है, जैसे कीड़ों का झुंड चलता है, वैसे सब एक ही तरफ उसी इनोवेशन की तरफ भागने लगेंगे। बात समझ में है आपको। तो यहाँ क्या प्रोसेस हो जाएगा, अगर ऑप्शन को मैं देखूँ तो यहाँ थोड़ा ऑप्शन मुझे गड़बड़ लगता है थोड़ा,
पहले आना चाहिए क्या कि एक इनोवेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है, सबसे पहला ऑप्शन यही होना चाहिए, मतलब पहला काम यही होना चाहिए कि पहले इनोवेशन सक्सेस होगा, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ब्रेक होगा। यहाँ क्या देखा है, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो इनोवेशन, तो चलो इसको ऑप्शन को हम मतलब यहाँ पर सही मान सकते हैं। ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो, यहाँ इनोवेशन पहले था लेकिन यहाँ बैंक क्रेडिट दे दिया है, ठीक है। बैंक क्रेडिट को आप मतलब पहले फिर सर्कुलर फ्लो ब्रेक होगा, उसके बाद बैंक क्रेडिट इशू होना स्टार्ट होगी, फिर स्वार्म लाइक क्लस्टर होगा। यहाँ ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो, इनोवेशन को क्या हुआ, सक्सेस मिल गई, इनोवेशन बढ़ने लगा आगे, और जब इनोवेशन आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो कंपनीज ने क्या किया, बैंक से बैंक क्रेडिट ली, यानी बैंक लोन लिया और स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, और उसी को स्वार्म लाइक क्लस्टर की तरह अन्य लोग भी पूरे मार्केट में फॉलो करने लगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड। सबसे पहले कौन कब आया, ठीक है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कितनी बार ही मैं बता चुका हूं आपको कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी 1817 में आई, रिकार्डो के द्वारा दी गई। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने 1776 में दी। तो सबसे पहले तो दो ही आएगा ना, तो दो ऑप्शन में कौन कौन से, यानी डी ऑप्शन और ए ऑप्शन कट जाएगा, यानी सी या बी में से कोई ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। लियोन थीफ पैराडॉक्स, देखो लियोन थीफ पैराडॉक्स के बारे में हमने अभी बात नहीं की है। जब एचओ थ्योरी आई थी तो एचओ थ्योरी ने क्या कहा, एचओ थ्योरी ने कहा कि जो कैपिटल अबाउंडेंस कंट्री होंगी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, यानी जो कैपिटल अबाउंडेंस कंट्री होंगी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसी का व्यापार करेंगी। और जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होंगी वो जो लेबर अबाउंडेंस कंट्री होंगी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उससे वो जो है व्यापार करेंगी। लियोन थीफ ने अपने स्टडी में 1953 में पाया कि ये तो उल्टा हो रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका एक कैपिटल अबाउंडेंस कंट्री है, जबकि वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाता भी और उसको बेचता भी है। तो ये लियोन थीफ का पैराडॉक्स हो जाता है यहाँ पे। 1953 में आया था ये। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी तो आप जानते हैं 1990 से 1939, यानी यहाँ ऑप्शन कौन से हो जाएगा, पहले तो दो हो जाएगा, दो के बाद आपका एक हो जाएगा, दो एक का कौन सा सी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, द ट्रेडिशनल सोसाइटी, द टेक ऑफ स्टेज, द ड्राइव टू मेच्योरिटी। देखो डब्ल्यू रोस्टो यानी वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने 1960 में द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिया था। 5 स्टेजेस बताए थे उन्होंने। पहली स्टेज थी उनकी द ट्रेडिशनल सोसाइटी। उन्होंने कहा कि जो पहली स्टेज होती है वो है इकोनॉमी की, वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी प्री न्यूटनिक एज, यानी उस समय पेड़ से सेब गिरते थे, पेड़ उस समय सेब उस समय भी गिरते थे, लेकिन लोग क्या उस गिरने के महत्व को नहीं समझते थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट उस समय लोगों में बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी के दौरान। फिर अगली कंडीशन ये कहते हैं प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ स्टेज, यानी टेक ऑफ स्टेज से पहले की व्यवस्था यानी पहले की अवस्था। उस समय में क्या हो रही थी, धर्म बदल रहे थे, नए नए संस्थाएं जनरेट हो रही थी, ठीक है। फिर आता है टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज जो है एक ऐसा स्टेज है जहां पे सब कुछ बदलने लगा, यानी वैज्ञानिक दौर आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, औद्योगिक समय आ गया, ठीक है, बहुत तेजी से, यानी जो ग्रोथ रेट ना वो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ने लगी, 2, 4, 8, 10, 12, ठीक है, ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ने लगी। उसके बाद की कंडीशन आती है द ड्राइव टू मेच्योरिटी, यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है, द ड्राइव टू मेच्योरिटी, यानी लोगों में क्या मेच्योरिटी आने लगी। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन को बड़े बड़े स्केल पर करने लगे, टेक्नोलॉजिकल इफिशिएंट तरीके से प्रोडक्शन करने लगे। और लास्ट कंडीशन आती है द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो लोगों की प्रॉब्लम थी पहले की सप्लाई बढ़ाना में, क्या, क्योंकि वो डिमांड पूरा नहीं कर पाते थे, वो उससे ध्यान शिफ्ट कर कर ये पहुंच गए डिमांड बढ़ाने की तरफ, ठीक है, यानी डेवलप्ड हो गया। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज की यही प्रॉब्लम होती है। देखो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की यानी यूडीसीज की क्या प्रॉब्लम होती है, सप्लाई बढ़ाओ सप्लाई बढ़ाओ सप्लाई बढ़ाओ। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज उनकी होती है, उनकी क्या होती है, सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होती है, उनका डिमांड बढ़ाओ डिमांड बढ़ाओ डिमांड बढ़ाओ। तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन है द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ये वही स्थिति है जब क्या होता है, लोग जो है अपना ध्यान सप्लाई बढ़ाने से शिफ्ट करके डिमांड बढ़ाने की तरफ आ जाते हैं। यानी पहला क्या हो जाएगा, सेकेंड
उसके बाद उसमें टू वाला द प्री कंडीशन है ही नहीं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सेकंड थर्ड का कोई ऑप्शन है, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन में सेकंड थर्ड, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, यानी कब कौन इंप्लीमेंट हुआ था, लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, मोड वैट और सर्विस टैक्स। वैसे तो ये सीक्वेंस में ही लिखा है बिल्कुल। लैंड रेवेन्यू को सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लगाया था। ठीक है, बॉम्बे और बिहार के जमींदारों पर लगाया था। वैसे मेरी हिस्ट्री बहुत ही वीक रहती है, मेरी हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये सब मैंने फिलहाल लैंड रेवेन्यू के लिए पर्टिकुलर सर्च किया था कि किसने लगाया था। ठीक है, तो उस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल, उन्होंने 1793 में इसको जो है बिहार और बंगाल के जमींदारों पर इम्पोज किया था। सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो सेल्स टैक्स जो है वो प्रोविंस ऑफ बॉम्बे में सबसे पहले टोबैको पर लगा था, तंबाकू पर लगा था। ठीक है, उसके बाद आया मोड वैट। मोड वैट आया 1986 में आया था। ये 1986 में सबसे पहले इसको एक्चुअली फुल फॉर्म क्या, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। इसको सबसे पहले हम क्या करते थे, सेंट्रल लेवल पे ही लगाते थे, इसको सेंट टैक्स भी कहते थे। ठीक है, सेंट टैक्स 1994 में इसको कहा जाने लगा था, 1994 में इसको सेंट टैक्स इसी को कहा जाने लगा था। फिर 2004 में क्या हुआ, हमने सभी स्टेट्स के लिए ये लागू कर दिया VAT वैट के रूप में। ठीक है, यानी लैंड रेवेन्यू सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया, बंगाल और बिहार के जमींदारों पर लगाया गया था। सेल्स टैक्स सबसे पहले प्रोविंस ऑफ बॉम्बे पर में टोबैको पर लगाया गया था। मोड वैट की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड वैट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसको सबसे पहले 1986 में फेडरल लेवल पे लगाया गया था और बाद में 1994 तक इसको सेन वैट यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाने लगा। और उसके बाद वैट आया। ठीक है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, इसको बाद में क्या किया गया, 2005 में अन्य राज्यों के लिए भी इशू कर दिया गया, राज्यों को भी परमिशन दे दी गई कि आप भी वैट लागू करिए। और सबसे लास्ट में आया 1994 में जो DMMS MMS जी ने जो है लागू किया सर्विस टैक्स। DMMS यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, जो उस समय फिनमिन थे यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, 1 2 3 4, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस क्रम में लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग, फिशर्स टी टेस्ट, कैंडल्स पार्शियल रैंक कोलिशन, गोसेट टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। देखो सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, गॉसेट टी टेस्ट हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, विलियम सेली गॉसेट ने दिया था इसको, तो थर्ड ऑप्शन पहले सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, थर्ड के बाद आता है आपका फर्स्ट यानी फिशर्स का टेस्ट, यानी फिशर का जेट टेस्ट भी आएगा और एफ टेस्ट आएगा। उसके बाद कैंडल्स का पार्शियल रैंक कोरिलेशन आता है, ये एक्चुअली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट टाउ कोफिशिएंट के रूप में इन्होंने दिया था। ठीक है, 1938 में इन्होंने दिया था, मॉरिस कैंडल नाम था इनका पूरा। फिर आता है लास्ट में काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, जिसको दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ द फर्म, इसको दिया था आपके सायर्ट एंड मार्क ने। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया था JB क्लार्क ने। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एरो का है, बहुत अच्छी थ्योरम है इनकी, मतलब बहुत फेमस थ्योरम है। और डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, इसको दिया था स्किटिवस्की ने। यानी फर्स्ट का आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, यानी फर्स्ट का सेकंड बी और सी तो नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको JB क्लार्क ने दिया था, यानी सेकंड का फर्स्ट कहीं दिख रहा है, हाँ डी ऑप्शन में भी दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी हमको तीसरा भी पता होना चाहिए। डबल क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर, इसको दिया था स्किटिवस्की ने, यानी थर्ड का 4 होना चाहिए, तो थर्ड का 4 कहाँ पे है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, अ सॉल्यूशन ऑफ वलासियन जनरल इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम इज सेटिस्फाइड, Pareto's condition of optimality is satisfied, Higgs stability of condition are satisfied, the condition of Pareto's law of income distribution is satisfied। तो वलासियन का जो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल था ये 1874 में आया था। इन्होंने मार्शल को झुठला दिया था। इन्होंने कहा था जो इकोनॉमी की जितनी भी सेक्टर हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, और इससे रिलेटेड इन्होंने 18 इक्वेशन दिए थे, और वो 18 इक्वेशन तब सही होते जब पैरेटो की कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाइड होती, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिंग ऑफ थ्योरम।
if income generated by the given output produced during the given period is distributed according to average productivity of all factors, total income will be exhausted. बिल्कुल भी नहीं. Total income is derived from the output will be exhausted if all factors are paid according to the marginal productivity. देखो एडिंग अप थ्योरम क्या कहती है, यदि हम जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं और जितना भी आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अगर हम सभी को उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट कर दें, अगर हम उनको सभी को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पेमेंट कर दें, तो जो फाइनल जो इनकम है वो कुछ नहीं बचेगा, यानी जीरो हो जाएगा. ठीक है, एडिंग अप थ्योरम यही कहती है. प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करके इन लोगों को दें, तो इसमें जे.आर. हिक्स और विक्सटीड ने, ठीक है, विक्सीड VICKSTED, विक्सटीड और जे.आर. हिक्स ने बाद में, जे.आर. हिक्स और सैमुअल्सन ने मिलकर इसमें जो है इसका सॉल्यूशन दिया था. तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. आई थिंक आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी जितने शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है. क्वेश्चन नंबर 29. द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीचेस द पॉइंट ऑफ आइसोकेंट एट विच. इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं. कैपिटल ऑफ फॉर लेबर टिल ही रीचेस द दैट पॉइंट ऑफ आइसोकेंट एट विच द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ही प्रोड्यूसेस इक्वल वेज रेट, marginal rate of technical substitution equal to the interest rate, marginal rate of technical substitution equal to the marginal revenue, marginal rate of technical substitution equals to the ratio of marginal productivity of labor and capital. जब हमने आपको आइसोक्वेंट कर्व पढ़ाया था, अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं, मैं इसे में बनाकर दिखाता हूँ आपको. देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं. जब आपको मैंने आइसोक्वेंट कर्व पढ़ाया था, ये ऐसे, ठीक, ये आइसोक्वेंट कर्व हुए. ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होती है, मैंने क्या बताई थी, वो होती है जीरो. यानी इसके अंदर ही अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको फायदा होगा, इसके बाहर जाओगे तो आपको नुकसान होगा. इसको हिंदी में कहते हैं रिजु रेखाएं. क्या कहते हैं इसको, रिजु रेखाएं कहते हैं इनको. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर till he reaches that point of isocant at which marginal rate of technical substitution equals to the ratio of the marginal productivity of labor and capital. ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो. मैच द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट 1 विथ आइटम्स इन लिस्ट 2. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म्स होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेल्स को मैक्सिमाइज करना. इससे पहले भी मैं 10 क्वेश्चन सीरीज में इसको बता चुका हूं. ये बाउमोल का कॉन्सेप्ट है, यानी फर्स्ट का सेकंड कहीं मिल रहा है तो हाँ, तो बी और डी तो नहीं होगा. ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन भी मैं बता चुका हूं आपको. यहाँ मॉरिस नहीं होगा, मैरिस होगा. ठीक है, मैरिस होना चाहिए यहाँ पे, मैरिस. दो का एक हो जाना चाहिए. 2 का 1 भी यहाँ कहीं मिल रहा है, हाँ अभी सी और उसमें मिल रहा है. एक और आपको पता होना चाहिए, मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, यानी फर्म में क्या सेल्स ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं जो मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई किया जाता है. वो कौन कहता है, वो विलियमसन कहते हैं. ठीक है, यानी 213 कहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन में है 213. लेकिन 4 जो है सेल्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, ये कैल्डोर नहीं कहते. कैल्डोर का तो ग्रोथ थ्योरी आई थी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आया था ग्रोथ का. अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं इसका आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, मेरे पास है इसकी. कैल्डोर की क्या ग्रोथ की थ्योरी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इनका आया था. तो ये किसने कहा था, ये एक्चुअली जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि एक फर्म को सेल्स, प्रॉफिट और ग्रोथ तीनों पर ध्यान देना चाहिए. यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. मैं रोज हर बार वीडियो के अंत में यही बोलता हूँ. अगर आपको चैनल समझ में आ रहा है, आपको ये यूजफुल कंटेंट लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल, बाय बाय.